मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हम लोग क्लास 11th के आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट का पहले जो था सिलेबस वो दोनों एक में था, ठीक, लेकिन अब सिलेबस जो है हमारा वो अलग हो गया है। 11th का अलग और 12th का अलग। तो इंटरमीडिएट में लिटरेचर और ग्रामर दोनों पोर्शन हैं। तो हम इसमें सबसे पहले ग्रामर पोर्शन के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसमें नरेशन, यानी नरेशन जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कहते हैं। ये आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे और 11th और 12th में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं कि वाक्य का रूप बदल देना पर अर्थ में परिवर्तन न होना। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम ये बात पढ़ेंगे कि किसी वाक्य का रूप तो बदल जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। सिंथेसिस, इसे हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में क्या स्टडी करेंगे कि इसमें दो अथवा दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। दो अथवा दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद आता है सिंटैक्स ऑफ सेंटेंसेस। इसके अंतर्गत वाक्य को सही सही लिखना और बोलना सीखते और पढ़ते हैं, ठीक, सिंटैक्स के अंतर्गत। और उसके बाद जो हमें सॉल्व करना है वह है सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स, विलोम शब्द, इडियम्स और फ्रेजेज, इसे हम कहते हैं मुहावरे। और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। फिर होमोफोन्स, इसे हम समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं जिनकी ध्वनि समान होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और उनके अर्थ दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर ट्रांसलेशन, जिसमें पूरा हमारा व्याकरण से लेकर के सारी चीजें जैसे नाउन, प्रोनाउन, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका स्टडी करेंगे। और ट्रांसलेशन से संबंधित हम सारी चीजों का अध्ययन इसमें करेंगे। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन और लेटर का स्टडी करेंगे। और उसके बाद अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। तो ये है पूरा हमारा सिलेबस जिसके अंतर्गत जो है हम इन सारी बातों का स्टडी करेंगे, ठीक। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करने चल रहे हैं नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। नरेशन, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का स्टडी करेंगे। नरेशन के दो भाग बताए गए इसमें। एक कौन है? डायरेक्ट स्पीच और दूसरा
इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, हम इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। नरेशन कुल कितने सेंटेंसेस का बनता है, कितने तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें जो स्टडी करेंगे वह है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। ये सेंटेंस किसी डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट को व्यक्त करता है जो एक सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। ये असर्टिव सेंटेंस, इसका स्टडी करेंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाने में। ठीक, तो इसका पहला नियम क्या होता है? जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका पहला नियम क्या बताया गया है? आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है और उसे हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। जैसे ही सेज टू मी, ही सेज टू मी ही इज अ गुड बॉय। या हम चाहें तो यहां किसी का नाम भी ले सकते हैं। ही सेज टू मी राम इज अ गुड बॉय। एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहां लिया गया है। तो हम यहां देखते हैं कि इस चीज को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, अब यहां पर इस रिपोर्टिंग स्पीच में यह है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और यह है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा है कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है और इसका प्रयोग हम बोलने के लिए नहीं बल्कि लिखने के लिए करते हैं। स्पोकन में नहीं यूज करते हैं इसका। इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब यदि इसी का इनडायरेक्ट बनाए तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही सेज टू को टेल्स में, ही टेल्स मी, बीच में एक कनेक्टर दैट से, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम बीच में एक कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। ही टेल्स मी दैट, उसके बाद राम इज अ गुड बॉय, ये होगा। ऐसे ही इन सभी चीजों का जिक्र हमें इसमें करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में स्टडी करना है। ठीक, तो रूल फर्स्ट, इसका पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर जो दिया गया है, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, तो ये जो इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट? आपको याद होगा प्रेजेंट को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी चाहे वो प्रेजेंट का कोई भी भाग रहे या फ्यूचर का कोई भी भाग रहे,
इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कनेक्टर दैट का प्रयोग करके इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, तो ये रूल फर्स्ट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, बताया था इसको मैंने, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल, जैसा कि एग्जाम्पल वहां देख रहे हैं आप, जो लिखा हुआ है वैसे ही और भी एग्जाम्पल इसमें। He has said they have gone to Mumbai. They have gone to मुंबई। अब देखिए यहां से, ये तो आपको सेड, आप कहेंगे ये तो पास्ट टेंस में है, बट उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब है ये किस टेंस को इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। हैज हैव किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट किया, यानी प्रेजेंट टेंस का बोध करा दिया, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट का यहां पर जिक्र किया गया। और मैंने क्या कहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैसे ही यहां पर भी देखें तो ये हमें प्रेजेंट का बोध करा दिया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसे ज्यों का त्यों कनेक्टर दैट का प्रयोग करके ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज सेड दैट दे हैव gone to Mumbai. He had said that they have gone to Mumbai. उसी तरीके से he will say she often comes late. He will say she often comes late. अब देखिए ये फ्यूचर हुआ कि नहीं, इसमें फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब कैसे? He will say that, he will say that she often comes late। यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से दैट के द्वारा जोड़ दिया गया। जैसे ही दैट लगाते हैं तो ये कामा और ये इन्वर्टेड कामाज दोनों क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इस तरीके से ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के एग्जाम्पल दिए गए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट मिला हो, जैसे से के बाद टू प्लस कोई ऑब्जेक्ट आया हो, तो ऐसे में ये जो से और टू है ये दोनों टेल में चेंज हो जाते हैं। तो ये टेल में चेंज हो गए और इसके बाद तुरंत किसका प्रयोग करेंगे हम? ऑब्जेक्ट जो दिया गया होगा। ठीक, अब यहां देखते हैं कि से और टू को हम टेल में प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ आगे क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब ये क्या होगा कि यदि इसमें यस लगा तो इसमें भी क्या होगा? यस लगेगा। जैसे यदि सेज टू है तो ये किस में हो जाएगा? टेल्स में हो जाएगा। ऊपर आप देख रहे होंगे यहां से सेज टू प्लस मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेज और टू है, इन दोनों के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? टेल्स का। यानी यहां यस लगा तो यहां भी क्या लग गया? यस लग गया। ठीक, एग्जाम्पल वहां दिया गया है। आगे इसमें
he will say to you, he will say to you, they will not go there. They will not go there. अब ये देखिए यहां से और टू यहां दिया गया है कि नहीं। अब क्या करना है, सीधे सीधे ही विल फ्यूचर टेंस है कि नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, फ्यूचर टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। जब फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तब यह सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल से, ये से और टू प्लस यू क्या है, ऑब्जेक्ट। जब यू ऑब्जेक्ट है तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, टेल का प्रयोग होगा। से टू किस में बदल गया, टेल में। ही विल टेल यू, बीच में किससे जोड़े, दैट से, और रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों लिख देंगे, दैट दे विल नॉट गो देयर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये बात। अब चलते हैं इसके दूसरे रूल में। इसका दूसरा रूल क्या है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इसका दूसरा रूल असर्टिव सेंटेंस का क्या है। ठीक, रूल सेकेंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाता है। क्या समझे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह बदल जाता है। कैसे, तो यहां स्टडी करेंगे चेंज ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। चेंज ऑफ टेंस, ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच और इधर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में टेंस का परिवर्तन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हर एक प्रेजेंट को उसके पास्ट में बदलते हैं। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं, किसमें हो, पास्ट टेंस में। ऐसी स्थिति में जितना भी प्रेजेंट होगा उसके पास्ट में बदल दिया जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वैसे ही आगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, तो हर एक प्रेजेंट को उसके पास्ट में बदला गया है। वैसे ही पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसमें बदला गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इनको बदलने के लिए हमें इनके हेल्पिंग वर्ब की जानकारी अच्छे से चाहिए। कैसे इनको बदलते हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब, इनके बेस फॉर्म जो होते हैं उनको परिवर्तन करना, ये सब की जानकारी हमें अच्छे से चाहिए। इसी प्रकार से इसमें हम और भी चीजों का परिवर्तन करते हैं। तो ये रहा चेंज ऑफ टेंस। और यदि शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए इसे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ईच एम आर को वाच और वेयर में, फिर वाच और वेयर को हैड बीन में, वाच वेयर को हैड बीन में, और V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या V1 में ES या ES हो, जैसे गो या गोज, तो इनको हम इसके सेकेंड फॉर्म जैसे वेंट में बदल देंगे। ठीक, उसी प्रकार से यदि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आए, यानी डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आए, तो इसमें हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कौन? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और उसे चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से डू और डज, डू और डज, इन्हें हम चेंज करते हैं, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डू और डज यदि रहेंगे तो ऐसे में इन्हें वर्ब के सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये अक्सर करके हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलते हैं। डू और डज जब रहेंगे तो ऐसे में इन्हें हम किस में चेंज करेंगे? वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। लेकिन हां, यदि डू और डज इनके साथ नॉट आ जाए, डू या डज प्लस इनके साथ नॉट आ जाए, तो तुरंत ये चेंज हो जाएंगे किसमें? डिड नॉट में। ठीक, ये तुरंत किसमें चेंज हो जाएंगे? डिड नॉट में। कब? जब इनके साथ क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, तो ये डिड नॉट में चेंज हो जाएंगे। ठीक वैसे ही यदि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। आगे इसके बारे में विस्तार से भी बताएंगे आपको कि ये सब यही टेंस की सहायक क्रियाओं का ही एक परिवर्तन है। ये जितने टेंस की सहायक क्रियाएं दिख रही हैं, ये सब सहायक क्रियाओं का ही एक परिवर्तन है, और वो आपके टेंस से पूरी चीजें रिलेटेड हैं। ठीक, इसके बाद डिड प्लस यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। और आपको पता होगा डिड किसकी सहायक क्रिया है?
पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, तो फिर किसमें यह चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। और जब फिर पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। ठीक, वैसे ही हैज और हैव, हैज और हैव को सीधे हम चेंज करते हैं हैड में, और यदि इसमें हैड टू आ जाए तो इसे चेंज करते हैं हैड टू में। आ गई बात समझ में? हैड टू आ जाए तो इसे हम चेंज करते हैं हैड टू में। अब यहां ये तो रहा टेंस के पूरे परिवर्तन का, कि कैसे हम टेंस को परिवर्तित करते हैं। तो यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें कि टेंस का परिवर्तन हम कैसे करते हैं। ठीक, आप खुद अपना नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो नोट्स बनाया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है और आपके दिमाग में भी रहता है। हम जितना भी चीज पढ़ाते रहेंगे सबका पीडीएफ फाइल आपको अपने ऐप पर, माई स्कूल ऐप पर भेजते रहेंगे, और उसके साथ साथ पीडीएफ फाइल भी आप देखेंगे और आपको प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि नोट्स आप खुद से बनाते हैं तो वह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक, आगे चलें। इसमें चेंज ऑफ टेंस में अभी कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि कैसे हम इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे ही सेड she is going to school. He said she is going to school. अब लिखा है यहां से he said। अब देखिए ये said पास्ट टेंस में है, से का सेकेंड फॉर्म कौन है? said, और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव इत्यादि ऐसा प्रेजेंट का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, तो इसलिए ये आपका कौन सा है? ये पास्ट का सेकेंड फॉर्म का है। और मैंने क्या कहा था? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो निश्चित तौर से रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह पूरा क्या होगा? बदल जाएगा। अब इस सेंटेंस में देखें तो ही सेड, ये इतना हो गया। इसमें ही सेड कनेक्टर किसका प्रयोग करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। ये बार बार मैं बोल रहा हूं इसको। अब इस सेंटेंस में देखिए ही सेड लिख दिए यहां से, उसके बाद दैट से जोड़े। सी किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन आपने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा, चेंज ऑफ पर्सन एंड प्रोनाउन, तो मैं आगे उसको भी बताऊंगा उस कैसे होता है। थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब यहां पर देखिए सी हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, और इस तरीके से जब ये थर्ड पर्सन है तो सी को हम यहां नीचे लिखेंगे। और हां, ये डायरेक्ट स्पीच में यहां कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। बहुत से बच्चे कैपिटल लेटर में ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात हां, केवल नाम रहे तो नाम को कैपिटल में लिखेंगे, ये नहीं कि नाम को भी स्मॉल में लिख दे, ऐसी बात नहीं। तो ही सेड दैट सी। अब देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किससे बदलते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट सी इज, एम आर को मैंने बताया था बदलना किसमें, आपने नोट किया होगा इस बात को। इज एम आर को हम वाज और वेयर में बदलते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं।
तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल और अंत में फुल स्टॉप। इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम बात करें तो ही सेड टू मी दे वर वाचिंग टीवी। उसने मुझसे कहा कि दे वर वाचिंग टीवी, वे लोग टीवी देख रहे थे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने यहां देखा क्या लिखा है? ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट। अब ये देखिए, दे किस पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन। और मैंने क्या कहा था? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेड टू को, जैसे आपको याद होगा ना, इसके पहले से और टू को हम किस में चेंज किए थे? टेल में। वैसे ही ठीक यदि सेड और टू आ जाएगा तो उसे किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। बात सेड टू की मुख्य रूप से नहीं है। यदि बात देखा जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, इसकी बात को सुनने वाला कौन है? ये तो करता है, इसका तो कहने वाला है, स्पीकर है यह, और ये सुनने वाला है। यदि इसकी बात को सुनने वाला कहीं है तो ऐसी स्थिति में हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। सेड या सेड टू कुछ भी रहे, टोल्ड में चेंज होगा यदि इसकी बात को सुनने वाला कहीं मौजूद हो तो। ठीक। अब इस सेंटेंस में सेड टू को हमने टेल में बदला, तो सेड टू को हमने किस में बदला? टोल्ड में बदला। तो ही टोल्ड मी दैट। आगे यहां पर देखें तो किसका प्रयोग किया गया है? दे का प्रयोग किया गया है। और अभी आप देखें ये टेंस कौन सा है? तो वाज वर्ब के साथ जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो वह कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ऐसी स्थिति में पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम इनडायरेक्ट में किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बहुत सिंपल है यह। इस तरीके से ही टोल्ड मी दैट, और नीचे मैंने कुछ और परिवर्तन करने के लिए लिखा था। क्या लिखा था? कि वाज वर्ब को हम हैड बीन में बदलते हैं। और यह भी याद रहे कि यदि वाज वर्ब के साथ नॉट आ गया तो हैड नॉट बीन में बदलेंगे। कुछ बच्चे हैड बीन नॉट कर देते हैं, नहीं, हैड नॉट बीन में बदलेंगे। इस तरीके से ऐसे सेंटेंस में दैट दे वर, अब वाज वर्ब को हैड बीन में यहां बदल दिए। तो ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन, आगे यहां से वाचिंग टीवी, दे हैड बीन वाचिंग टीवी। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम टेंस का परिवर्तन कर रहे हैं। अगले सेंटेंस में ही सेड सी knows his name. She knows his name. इस सेंटेंस में सिर्फ सेड है, यानी इस जो व्यक्ति स्पीकर कहने वाला ही है उसकी बात को सुनने वाला यहां कोई नहीं है, और सेड के बाद टू भी नहीं है, ये भी तो कह सकते हैं। तो ऐसे में हम इसे टोल्ड में नहीं बदलेंगे। अब ये हो जाएगा क्या? ही सेड को क्या करेंगे? सेड में रहने देंगे। और कनेक्टर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कनेक्टर माने जोड़ने वाला। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जो जोड़ता है, इस चीज को हम यहां किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। फिर सी थर्ड पर्सन में है, ज्यों का त्यों स्मॉल लेटर में लिखते हुए इसे।
अब यहां नोज यानी कौन सा टेंस, एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस किस टेंस में लगता है। आपने 9th और 10th में टेंस पढ़ा होगा, तो ये किस टेंस में लगता है, तो ये लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और जो मैंने चेंजिंग लिखवाई थी प्रेजेंट को पास्ट में बदलने के लिए, तो उसमें आपने देखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम किस में बदल रहे थे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो इस प्रकार से यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, नीचे मैंने लिखा था V1 या V1 में यस या ईएस को हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म में बदलते हैं। तो यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को उसके पास्ट इंडिफिनिट टेंस में परिवर्तित करते हैं। इस तरीके से ये पास्ट इंडिफिनिट यानी नो का जो पास्ट टेंस बनेगा वह न्यू हो जाएगा, KNEW। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट सी न्यू हिज। अब देखिए ये किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन। एक बात बताएं, थर्ड पर्सन को पहचानेंगे कैसे। एक तो किसी का नाम थर्ड पर्सन का होगा, पहली पहचान ये। दूसरी इट का जो प्रोनाउन होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव, ये जितने चारों होते हैं ना इट वाले, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इसके साथ साथ जिस प्रोनाउन में एच मिला हो, एच, जिस प्रोनाउन में ये एच मिला हो, वो सभी प्रोनाउन किसके होते हैं, थर्ड पर्सन के। ही, इसमें भी एच है, हिम, हिज, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर और हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक, तो इस तरीके से ये जितने प्रोनाउन हैं सब किस पर्सन के हैं, थर्ड पर्सन के हैं। और आपने इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो वैसे भी हिज में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब ये हो गया हिज नेम। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे प्रेजेंट को हम उसके पास्ट में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक, अगले एग्जाम्पल में सी said to me he did not pay his fee. He did not pay his fee. अब यहां देखिए, सी सेड टू मी, सी ने मुझसे कहा, कहने वाला कौन, सी, तो स्पीकर हो गया, बोलने वाला। और मुझसे कहा तो सुनने वाला कौन है, मी है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, सुनने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां सेड टू, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया हमारा, यहां से ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब क्या करेंगे, तो हमें ये पता चल गया कि इसमें कहने वाले व्यक्ति की बात को सुनने वाला कोई मौजूद है। अब सेट के बाद टू भी है, तो जाहिर सी बात है सेट टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। अब नीचे चेंज करते हैं इसको हम लोग, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी और ये सेट टू किस में हो गया, टोल्ड में। सी टोल्ड मी और बीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम फिर यहां किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब ये देखिए एच कैपिटल लेटर में है कि नहीं, लेकिन इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो किस लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। अब ये हो गया यहां से सी टोल्ड मी दैट ही। अब यहां देखिए डिड नॉट किसका प्रयोग है, डिड नॉट। डिड किस टेंस की सहायक क्रिया है, यानी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। ऊपर जब मैं बदल रहा था तो मैंने लिखा था कि पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह कौन होता है, हैड होता है। और इसके साथ साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म। ऐसे स्थिति में ही टोल्ड मी दैट, ही और डिड को किस में चेंज किया हमने, हैड में।
अब ये सेंटेंस हो जाएगा दैट ही हैड नॉट, और ये पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, और हैड के साथ इसका कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। तो जो पे का थर्ड फॉर्म होगा वह कौन हो जाएगा? पेड हो गया यहां से। तो शी टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट पेड, ही हैड नॉट पेड, और हिज थर्ड पर्सन नो चेंज, ही। शी टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट पेड हिज फी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम टेंस का पूरा परिवर्तन करते हैं। तो अब इसके बाद टेंस में तो परिवर्तन हमने कर दिया, अब इसके बाद और भी परिवर्तन होते हैं। किसमें? टाइम में परिवर्तन होते हैं, प्लेस में परिवर्तन होते हैं। दिस को दैट में, दिस को दैट में, दिस को दोज में, इसके बारे में भी हम कुछ देखते हैं। सभी नियम को देखिए, ग्रामर की एक बात बता दें, सीधी सी बात, कि जितने ज्यादा आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उतने ही ग्रामर आपकी स्ट्रांग होगी। सिर्फ नियम पर ही रट के छोड़ देंगे उसे तो आप कभी भी ग्रामर को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। एक्सरसाइज सॉल्व, जितना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप उतना ही ज्यादा आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा। इसीलिए हमने हर टॉपिक पर एक एक उसका एक्सरसाइज पेपर तैयार किया है जो आपको दिया जाएगा। हर एक चैप्टर पर एक एक्सरसाइज दिया जाएगा। तो इसमें जो है चेंज ऑफ टाइम, कैसे समय का परिवर्तन करते हैं आप जानते हैं। इसमें इधर साइड लिखते हैं डायरेक्ट, और ये हो जाएगा इधर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्या करेंगे इसमें? इस साइड में डायरेक्ट में इसमें जो है दिस को दैट में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, या द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे, इसे बदलते हैं द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर में, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। उसके बाद नाउ या जस्ट को देन में, नाउ या जस्ट को देन में, एगो को बिफोर में, 10 को सो में, 10 को सो में, और कम को गो में, कम को गो में। लेकिन इसका प्रयोग हर जगह नहीं कम को गो में बदल देते हैं। ये
कभी कभी अर्थ के अनुसार बदलता है। आगे बात समझ में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में। तो ये सारी चीजें जो बदलने की प्रक्रिया है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आगे परिवर्तन में हम देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन एंड प्रोनाउन, तो हम अपने अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमारे चैनल माई स्कूल ऐप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और पिछले वीडियो से रिलेटेड सारी बातों को मिलाकर आप अगले वीडियो को आसानी से देख सकें। थैंक यू वेरी मच।